नमस्कार दोस्तों। ए.आर. देसाई की किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को समझने के हमारे इस सफर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भारत के उन मशहूर कारीगरों और शिल्पकारों की जिनका हुनर, जिनकी कला ब्रिटिश राज में देखते ही देखते तबाह हो गई। और देखिए, ये सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं था। ये उस प्रक्रिया की कहानी है जिसने, आप कह सकते हैं, भारत के समाज की रूह को ही बदल कर रख दिया। आपको याद होगा, पिछली कड़ी में हमने चैप्टर 4 पर बात की थी कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने सबसे पहले भारत के गांवों पर असर डालना शुरू किया, खासकर हमारी खेती पर। और ये समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि खेती में जो ये उथल-पुथल मची ना, उसने एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान के लिए। एक ऐसा तूफान जो भारत के शहरों और गांव दोनों जगह के हुनरमंद कारीगरों को अपनी चपेट में लेने वाला था। तो चलिए अब इस टकराव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोचिए, 19वीं सदी का वक्त है और दो बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, दो अलग दुनियाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। एक तरफ था भारत का पारंपरिक हुनर और दूसरी तरफ थी ब्रिटेन की नई नवीली मॉडर्न इंडस्ट्री। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले क्या था, भारतीय कारीगरों के हुनर का पूरी दुनिया में डंका बजता था। हमारे यहाँ के हाथ से बने कपड़े, हाथ से बना सामान, उसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन फिर आई ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वो अपने साथ क्या लेकर आई? मशीनों से बना हुआ सस्ता माल। और बस यहीं से एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत हुई जो बराबर की थी ही नहीं। एक तरफ था कारीगर का सदियों पुराना हुनर और दूसरी तरफ थी फैक्ट्री की बेहिसाब रफ्तार। तो ए.आर. देसाई बताते हैं कि इस आर्थिक टक्कर का जो सबसे पहला और सबसे गहरा झटका लगा, वो लगा भारत के बड़े बड़े शहरों में बसे उन हुनरमंद कारीगरों को, जिनके लिए उनका काम सिर्फ रोजी रोटी नहीं बल्कि पीढ़ियों की विरासत था। जरा उस दौर की कल्पना करके देखिए। भारत के शहर जैसे दिल्ली, आगरा, मुर्शिदाबाद, ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये कला और संस्कृति के जीते जागते केंद्र थे। और इन कारीगरों को काम कौन देता था? राजा महाराजा, नवाब और अमीर लोग, यही तो थे इनके सबसे बड़े ग्राहक। इन्हीं के दम पर, इन्हीं की शानो शौकत से इन बेहतरीन शिल्पों का पूरा इकोसिस्टम चल रहा था। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं थी कि मशीन आ गई और हाथ का काम चला गया। नहीं, ये एक पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ढह जाने की कहानी थी। आप खुद सोचिए, जब अंग्रेजों ने एक एक करके रियासतें खत्म कर दी, जब वो राजा महाराजा और उनके दरबारी नहीं रहे, तो फिर उनके लिए वो बेशकीमती नायाब चीजें बनाने वाले कारीगर कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? रातों रात वो सड़क पर आ गए। लेकिन ये बर्बादी की आग सिर्फ शहरों तक ही नहीं रुकी। अब हम आते हैं चैप्टर 6 पर, जहां देसाई बताते हैं कि कैसे इस आग ने भारत के गांवों की उस आत्मनिर्भर व्यवस्था की भी कमर तोड़कर रख दी जो सदियों से चली आ रही थी। आप जानते हैं, सदियों से भारत का गांव एक तरह से अपनी ही एक दुनिया में जीता था। उसे बाहर के बाजारों पर कोई खास निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं थी। गांव के अंदर ही एक गजब का बैलेंस था। किसान अनाज उगा रहा है तो कुम्हार बर्तन बना रहा है, बढ़ई हल बना रहा है, बुनकर कपड़े बुन रहा है, और सब एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इसे कहते थे सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। और विडंबना देखिए, जिन रेलवे लाइनों और सड़कों को तरक्की और मॉडर्निटी का सिंबल माना गया, वही गांव के इन कारीगरों के लिए बर्बादी का सामान लेकर पहुंची। इन्हीं ट्रेनों और सड़कों से ब्रिटेन का सस्ता माल भारत के दूर दराज के गांव तक पहुंच गया। अब गांव के कुम्हार के मिट्टी के घड़े की जगह फैक्ट्री का बना एल्यूमिनियम का बर्तन बिकने लगा, और हाथ से बुने कपड़े की जगह मैनचेस्टर की मिल का सस्ता कपड़ा। तो ये जो हुआ, ये जो बड़े पैमाने पे भारत की इंडस्ट्रीज का पतन हुआ, जिसे इतिहास में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। नहीं, इसका जो सोशल इम्पैक्ट था, जो सामाजिक प्रभाव था, वो कहीं ज्यादा गहरा और तबाह करने वाला था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये लाखों बर्बाद जिंदगियों की कहानी है। ये उन हुनरमंद हाथों की दास्तान है जो पीढ़ियों से कला को जिंदा रखे हुए थे और अब अचानक बेकार हो गए थे। ये एक तरह की नेशनल कैटास्ट्रफी थी, एक राष्ट्रव्यापी तबाही जिसने समाज की नींव तक हिलाकर रख दी। और इस पूरे बदलाव का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि भारत की पहचान ही बदल गई। जो देश कभी दुनिया को फिनिश्ड गुड्स, मतलब तैयार माल बनाकर बेचता था, अब वो सिर्फ इंग्लैंड की मिलों के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भेजने वाला एक सप्लायर बनकर रह गया। और वो जो लाखों लाख कारीगर बेरोजगार हुए, उनके पास कोई चारा नहीं बचा। वो सब के सब खेती की तरफ भागे,
जिससे हमारी एग्रीकल्चर पर, हमारी ज़मीन पर बोझ इतना बढ़ गया कि वो संभाले नहीं संभल रहा था। उस दौर के एक बहुत बड़े थिंकर कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी भारत में हो रही इस तबाही पर लिखा था। उनके ये शब्द इस बात का सबूत हैं कि ये दर्द कितना गहरा था, ये मानवीय त्रासदी कितनी बड़ी थी, जिसे उस समय पूरी दुनिया के विचारक भी देख और समझ रहे थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी आर्थिक बर्बादी की कहानी का भारतीय राष्ट्रवाद से, इंडियन नेशनलिज्म से क्या लेना देना है? भाई लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, एक कहावत है ना कि जब दर्द साझा हो तो लोग एक हो जाते हैं। बस यही हुआ। चाहे शहर का वो बर्बाद हो चुका बुनकर हो या गांव का वो लाचार कुम्हार, दोनों की तकलीफ की जड़ एक ही थी, ब्रिटिश राज और उसकी नीतियां। और इसी शेयर्ड सफरिंग ने, इसी साझे दुख ने पहली बार एक कलेक्टिव इंडियन कॉन्शियसनेस को जन्म दिया। एक ऐसी भावना कि हम सब एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। और दोस्तों, यहीं से राष्ट्रवाद के आंदोलन की असल नींव पड़नी शुरू हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास का नियम है, जब भी कोई पुरानी दुनिया उजड़ती है तो उसी के मलबे पर एक नई दुनिया की नींव भी रखी जाती है। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा देसाई की किताब के अगले चैप्टर में। हम जानेंगे कि ये नया क्लास कौन था और इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की कहानी को एक नया मोड़ कैसे दिया। तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये बातें, ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।